सो हेलो गाइस, तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में मार्च महीने के 4th वाले वीक का ये हमारा पहला वाला पार्ट होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं इस पार्ट में हम कौन कौन से डेज को कवर करने वाले हैं। 22 मार्च, 23, 24, 25 और 26। 22 से लेकर 26 मार्च तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे आपके इस पार्ट में आ जाएंगे, और बचे हुए जो डेज होंगे वो आपके इसके सेकेंड वाले पार्ट में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करें। तो इस प्रश्न में आपको बताना है विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो आंसर होगा 20 मार्च को। हर साल 20 मार्च को ही मनाते हैं इसे। और इसकी थीम क्या है? अपने मुंह पर गर्व करें, बी प्राउड ऑन योर माउथ। और हेल्थ से याद आएगा, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाते हैं वो। अच्छा, 20 मार्च को एक और डे मनाया जाता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। तो ये रहा वो प्रश्न, बताओ विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 20 मार्च को ही। हर साल 20 मार्च को ही मनाते हैं वर्ल्ड स्पैरो डे के रूप में। और इसकी क्या थीम है? लव स्पैरो। देखो, बर्ड से रिलेटेड एक और डे होता है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ये मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। अब बताइए अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 21 मार्च को। अब ध्यान से सुनते जाना, 21 मार्च को काफी सारे डेज मनाते हैं। पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। इसकी थीम क्या है? वन और सतत उत्पादन और खपत, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। 21 मार्च को ही नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, यानी इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इसकी क्या थीम है? वॉइसेस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म, जातिवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज। 21 मार्च को ही वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे भी मनाया जाता है, और इसकी थीम है समावेश का मतलब इंक्लूजन मीन्स। अब ये 21 मार्च से रिलेटेड 3 डे मैंने आपको बता दिए। अभी 2 डे और बाकी हैं जो हम 21 मार्च को ही मनाते हैं। अब फिर से आपका टेस्ट, बताओ कमेंट बॉक्स में वो 2 डेज कौन से बाकी हैं। हम अगला प्रश्न वही देखेंगे। पता है तो पॉज करके वीडियो को नीचे टाइप करके बताओ। और हाँ, मैं आपको टुकड़ों में क्यों बता रहा हूँ, आप ये कहोगे कि पांचों के पांचों डेज यहीं पे बता दो ना, एक ही दिन के हैं तो। क्योंकि देखो, इन सभी का क्विज भी बना करके अपलोड होगा आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो अगर अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे तो वो सारे क्वेश्चन आपको वहां पे प्रैक्टिस के लिए भी मिलेंगे। अगर एक ही क्वेश्चन में सारे में डिस्कस कर दूंगा तो वहां पे प्रैक्टिस के लिए वो आपको नहीं मिल पाएंगे। यही कारण है। चलो बढ़ते आगे। तो ये रहा कि विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 21 मार्च को। हर साल 21 मार्च को वर्ल्ड कठपुतली दिवस यानी कि प्यूपेट्री डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इसको 2003 में मनाया गया था। थीम क्या है इसकी? थीम की बात करिए, द सी। और 21 मार्च को ही विश्व कविता दिवस भी मनाया जाता है, वर्ल्ड पोइट्री डे। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस राज्य में पखाल दिवस मनाया गया था। तो आंसर होगा उड़ीसा में। उड़ीसा में अभी 20 मार्च को ये पखाल दिवस मनाया गया था, जो युगों से राज्य के मुख्य भोजन की लोकप्रियता को दर्शाता है। पखाल मतलब होता है चावल का पानी, और ऐसा कहा जाता है पखाल व्यंजन की उत्पत्ति भगवान जगन्नाथ मंदिर से हुई थी। देखो, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल है। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, विश्व जल दिवस कब मनाया गया, वर्ल्ड वाटर डे। 22 मार्च को। हर साल 22 मार्च को ही मनाते हैं इसको, और पानी के महत्व को उजागर करना यही इसका उद्देश्य, आप जानते ही हो। थीम की बात करते हैं, भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, यानी कि ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। और बिहार दिवस ये भी 22 मार्च को ही होता है। और 22 तारीख से मैंने आपको 3 लगातार डेज याद करवाए। अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो या ऑडियो भी सुनते होंगे, वीडियो देखते होंगे या ऑडियो सुनते होंगे, तो कई बार मैं आपको बता चुका हूं। देखो, 22 मार्च को आपने पकड़ा वर्ल्ड वाटर डे, उसके एक महीने बाद 22 अप्रैल को अर्थ डे होता है, उसके एक महीने बाद 22 मई को जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे। तो ऐसे ही इनको याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे कब मनाया गया। तो आंसर होगा 23 मार्च को। अच्छा, इसकी थीम की बात करते हैं। इसकी थीम क्या है? अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। बाकी वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। याद रहेगा ये। लेकिन अगर आपसे पूछे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी ये कहाँ पर है? ये पुणे में है। अभी किसान एप्लीकेशन को बनाया था IIT रुड़की ने। वो किसके लिए थी? किसानों को मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए। और कहाँ पे उसको लॉन्च किया गया था? उत्तराखंड में लॉन्च किया गया था। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी शहीद दिवस कब मनाया गया था। तो 23 मार्च को। तो हर साल 23 मार्च को भी हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं।
ये जो दिन है, ये जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, राजगुरु हो गए, इनको फांसी पर लटकाया गया था और उसी की याद में उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। वैसे आपको याद होगा, एक शहीद दिवस हम 30 जनवरी को भी मनाते हैं महात्मा गांधी जी की याद में। तो शहीद दिवस साल में 2 बार होता है, 23 मार्च और 30 जनवरी। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, विश्व क्षय रोग दिवस, वर्ल्ड टीबी डे कब मनाते हैं? 24 मार्च को। हर साल 24 मार्च को ही मनाते हैं। अच्छा, आपको बताया टीबी जो है ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और इस बैक्टीरिया की खोज की थी डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने। अच्छा, इस बार इसकी थीम क्या है? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। वैसे भारत का लक्ष्य कब का है टीबी को खत्म करने का? 2025 का। और अगर आपसे पूछा जाए कि टीबी मुक्त होने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना? लक्षद्वीप। और जम्मू कश्मीर का बडगाम जिला भी टीबी मुक्त हो चुका है। अच्छा, टीबी का टीका कौन सा होता है? बीसीजी का टीका बोलते हैं ना, बेसिलस कॉलमेट गुरीन, इसकी फुल फॉर्म हो गई है। वैसे मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य हमारा 2030 का है। मलेरिया डे कब होता है? 25 अप्रैल को होता है। और मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है, जिसकी खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अब बताइए, मार्च 2022 में नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 ये कहां पे हुआ? तो आंसर होगा नॉर्वे में। तो नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके सदस्य देशों के बीच में हुआ ये एक्सरसाइज, कोल्ड रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। कहां पे? नॉर्वे में। ये हर दूसरे साल में आयोजित होता है और नॉर्वे में ही होता है। और हमने पढ़ा भी था, ये इस साल नाटो का दूसरा एक्सरसाइज है। इससे पहले इसने जनवरी में एक एक्सरसाइज किया था भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में। याद है आपको? उसका नाम क्या है? नेपच्यून स्ट्राइक 2022। देखो, नाटो की बात करते हैं। वैसे आजकल नाटो काफी चर्चा में, आपको पता ही है। नाटो की स्थापना कब होती है? 4 अप्रैल 1949 को। टोटल सदस्य देश हैं 30। हेडक्वार्टर ब्रुसेल, बेल्जियम। 30 ही है सदस्य देश। 31 होने के चक्कर में ही तो ये लड़ाई हुई है। तो 30 ही रहो, सुरक्षित रहो। हेडक्वार्टर कहाँ बताया? ब्रुसेल, बेल्जियम में। और इसके जो प्रमुख हैं वो है जेंस स्टॉल्टेनबर्ग। अब इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इनका नाम न्यूज में था, इनका नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है लिमिट ये 2022, इसका आयोजन हुआ? तो आंसर होगा सेशेल्स। तो लिमिट ये 2022 ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये किस किस के बीच में हुआ? भारत और सेशेल्स के बीच में। ये इसका नवा संस्करण था, अभी मार्च में हुआ। ये कहाँ पे हुआ? सेशेल्स में हुआ, जिसकी कैपिटल होती है विक्टोरिया। करेंसी है सेशेलियस रुपी। प्रेसिडेंट है वावेल रामकलावन। ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि भारत और किस देश के बीच में अभी एक्सरसाइज डस्ट लेक का आयोजन हुआ? तो आंसर होगा उज्बेकिस्तान। याद रखना, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है ये एक्सरसाइज जिसका नाम है डस्ट लेक। ये इसका तीसरा संस्करण है, अभी मार्च में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ? उज्बेकिस्तान में। लास्ट ईयर यानी कि 2021 में जो ये एक्सरसाइज हुआ था वो उसका दूसरा संस्करण था, जो कि उत्तराखंड के रानीखेत में हुआ था। याद होगा आपको। और उज्बेकिस्तान की बात कर लें तो इसकी कैपिटल ताशकंद होती है। करेंसी होती है सोम। प्रेसिडेंट है शौकत मिर्जियोयेव। अच्छा, एक और प्रश्न पूछूं मैं आपसे। बताओ, 35वां सूरज कुंड मेला जो कि एक तरह का क्राफ्ट मेला है, यह भी कहाँ पे आयोजित हुआ था? मार्च की बात है, फरीदाबाद, हरियाणा में। उसमें भागीदार देश यही था उज्बेकिस्तान, और थीम राज्य तो जम्मू कश्मीर था। याद होगा आपको। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, मार्च 2022 में भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस के बीच में सुरक्षा कवच 2 नाम का एक संयुक्त अभ्यास का आयोजन हुआ? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। याद रखना, यह है सुरक्षा कवच 2, जो कि एक जॉइंट एक्सरसाइज है भारतीय सेना और महाराष्ट्र की पुलिस के बीच में। कहाँ पे हुआ? पुणे में हुआ। तो इसका उद्देश्य क्या रहा? आतंकवाद को रोकना और बम के डिस्पोजल को रोकने के लिए ये ट्रेनिंग की गई। अच्छा, कवच से आपको याद आएगा, अभी भारतीय रेलवे ने स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया था और उसको नाम दिया था कवच। मतलब एक ही ट्रेन की पटरी पे अगर 2 अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन आ जाती है तो उनका हेड ऑन कॉलिजन यानी कि टकराव को रोकने के लिए था ये कवच। तो वो भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। इस प्रश्न में आपको बताना है किसे 2022 स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड्स में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा ने।
तो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने अभी 2022 स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड्स में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल का पुरस्कार जीता है। जबकि फीमेल में बात करेंगे तो किसने जीता ये स्टार स्पोर्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार? तो आंसर होगा वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर जीता था 49 किलोग्राम कैटेगरी में। इनके अलावा बाकी और खिलाड़ी भी हैं जिनको भी कुछ पुरस्कार मिले हैं, मैं उनकी यहाँ पे लिस्ट लगा रहा हूँ। अच्छा, नीरज चोपड़ा से आपको याद होगा अभी खेलों में उत्कृष्टता के लिए परम विशिष्ट सेवा पदक मिला था उनको। बाकी आप जानते ही ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले एथलीट हैं ये। भाला फेंक से इनका संबंध है, हरियाणा से हैं। कितनी दूर ओलंपिक में भाला फेंका था कि इनको गोल्ड मिला? तो 87.58 मीटर। और इनके सम्मान में भाला फेंक दिवस भी मना रहे हैं हम 7 अगस्त को। इनके ऊपर एक वैसे बुक भी लिखी है अभी जिसका नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। किसने लिखी है? नवदीप सिंह गिल ने। अभी आपको याद होगा टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे और गुड डॉट के भी बने थे। पद्मश्री भी इनको मिला अभी। और 2022 के लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए भी इनको नॉमिनेट किया गया था। तो ये सारे पॉइंट भी याद रखना। एक दो नाम मैं आपको और बताऊंगा, जैसे कि प्रमोद भगत का, पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं ये। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में गोल्ड जीता था और अभी पद्मश्री के लिए भी इनको चुना गया। देवेंद्र झाझरिया का नाम भी आपको याद होगा, पैरा खिलाड़ी है ये राजस्थान के हैं। भाला फेंक से इनका संबंध है। टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने सिल्वर जीता था और अभी पद्म भूषण के लिए इनको चुना गया, ये याद रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए अभी हाल ही में किस देश ने सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आंसर होगा मालदीव। तो भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं सुरेश रैना, जिनको मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मालदीव सरकार ने सुरेश रैना को उनके पूरे करियर में विभिन्न उपलब्धियों के लिए ये सम्मान दिया है। अच्छा, सुरेश रैना की एक ऑटोबायोग्राफी हम लोगों ने पढ़ी थी, बता सकते हो उसका नाम क्या है? तो देखो उसका नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। नहीं याद था तो याद रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी प्रिट्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बन गए? तो आंसर होगा फ्रांसिस कैरे। तो आर्किटेक्ट, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता है ये फ्रांसिस कैरे, जिनको प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 के विजेता के रूप में चुना गया है। इस पुरस्कार को वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। और आपको बता दूं ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रांसिस कैरे ये पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्चर बन गए हैं। आपको याद होगा 2021 में ये जो पुरस्कार है 2 जनों को मिला था, एनी लेकाटन और जीन फिलिप को। अच्छा, यहां से एक अच्छा प्रश्न बनता है, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान से सुनना, कि प्रिट्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वास्तुकला के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर। और पहले भारतीय कौन थे जिन्हें ये पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा बालकृष्ण दोषी। और अभी 2022 को मिला फ्रांसिस कैरे को। अच्छा, मुझे तो ये बताओ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी थी? तो आंसर होगा केतनजी ब्राउन जैक्सन। अगर आपसे पूछे अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला का नाम क्या है? माया एंजेलो। और अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी? नागोजी ओंकाजाईवेला, नाइजीरिया से है ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे, बताइए अभी हाल ही में किसे एबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? डेनिस पार्नेल सुलिवन को। तो अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 के एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो अवार्ड है ये गणित के क्षेत्र में असाधारण योगदान को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। कौन देता है? नॉर्वे सरकार। याद रखना इनका नाम, डेनिस पार्नेल सुलिवन। आपको याद होगा हम लोग गणित के क्षेत्र में एक रामानुजन पुरस्कार देते हैं और ये 2021 का मिला था भी नीना गुप्ता को। और रामानुजन जी की जयंती को हम नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में भी मनाते हैं। कब? 22 दिसंबर को। और इंटरनेशनल लेवल पे मैथमेटिक्स डे कब होता है, जिसे आप पाई डे भी कहते हो, और पाई की वैल्यू होती है 3.14। यहीं से इसका आंसर हो जाएगा तीसरा महीना यानी कि मार्च, और 14 से 14 इसकी तारीख 14 मार्च को। बाकी आप मुझे बताओ अभी 31वां जीडी बिल्डअप पुरस्कार किसे मिला? नारायण प्रधान को। और अभी का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार बताओ किसे मिला था? विनोद शर्मा आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे, बताइए
अभी किसने 2022 के गवर्नर का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा मारिया मार्सेल। तो अभी सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर हैं ये मारियो मार्सेल। इन्होंने सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। चिली के सेंट्रल बैंक का नाम है बैंको सेंट्रल डी चिली। अच्छा, अमेरिकी गणितज्ञ हैं एक, अभी इन्होंने एबेल पुरस्कार 2022 जीता, जिसे गणित का नोबेल कहा जाता है। उनका नाम क्या है? डेनिस पार्नेल सुलिवन। और प्रिट्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने? फ्रांसिस केरे। और कैरोलिना बिलावस्का का नाम आपको याद होगा, ये पोलैंड की हैं। 70वीं मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब इन्होंने जीता अभी। अच्छा, चिली के अभी सबसे युवा प्रेसिडेंट बने थे, उनका नाम क्या है? गैब्रियल बोरेक। ये भी ध्यान रखना बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी यानी कि ऑपरेशन थिएटर नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा डॉक्टर तेहमटन एरोच उडवाडिया ने। तो पद्म पुरस्कार विजेता डॉक्टर तेहमटन एरोच उडवाडिया, इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी। इसमें उन्होंने अपने छात्र वर्षों की यात्रा के बारे में बताया है और वे 1972 में सर्जरी में लेप्रोस्कोपी की शुरुआत करने वाले भारत के पहले सर्जन थे। उन्हें भारत में लेप्रोस्कोपी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। 2006 में मेडिसिन के लिए पद्मश्री उनको मिल चुका है और 2006 में महारानी द्वितीय से ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर भी उनको मिला था। 2017 में पद्म भूषण मिला उनको। अच्छा, एक और डॉक्टर हैं, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। आपको याद होगा रतन टाटा जी की जो जीवनी है, बायोग्राफी है, उसको इन्होंने ही लिखा है। चलो आप बता दो कि उनकी बायोग्राफी का नाम क्या है। हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में BNP परिबास ओपन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? आंसर होगा ईगा स्वीटेक ने। तो 2022 BNP परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट, जिसे 2022 इंडियन वेल्स मास्टर्स के रूप में भी जाना जाता है, और अभी ये मार्च में हुआ। कहाँ पे? कैलिफोर्निया US में। और इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता ईगा स्वीटेक ने। ये याद रखना, पोलैंड की टेनिस प्लेयर है। और अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कि ये आपकी नंबर 1 टेनिस प्लेयर भी बन चुकी है। अच्छा, इसमें बात कर लेते हैं अभी मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? टेलर फिट्ज ने। ये US के प्लेयर हैं। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अनफील्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी, इस बुक को किसने लिखा? ऋचा मिश्रा ने। तो ऋचा मिश्रा, अभी इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है अनफील्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी। तो इसको याद रखना। बाकी फियरलेस गवर्नेंस बुक लिखी थी अभी डॉक्टर किरण बेदी ने। और अभी अटल जी के ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी नाम से ही एक बुक लिखी है सागरिका घोष ने। और अभी रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर एक बुक लिखी थी उमा दास गुप्ता ने। चलिए उस बुक का नाम बता दीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, हाल ही में जारी पुस्तक द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, इसके लेखक कौन है? अभय के। तो कवि राजनयिक अभय के ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। और आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि साहित्य अकादमी ने अपनी 68वीं वर्षगांठ 68 एनिवर्सरी के अवसर पर अभय के, इनकी एक बुक है मानसून, उसको प्रकाशित किया था। याद होगा आपको शायद। चलो आप तो ये बताओ, और मैंने आपसे पूछा भी था, ममता बियॉन्ड 2021 नाम से एक बुक आई है, इसको किसने लिखा है? जयंता घोषाल ने। याद रखना, ये नाम मैं आपको कई बार बता चुका हूं। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ जॉय नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा दलाई लामा और डेस्मंड टूटू ने। तो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता 14वें दलाई लामा और आर्क बिशप डेस्मंड टूटू, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। तो ये जो बुक है ये सच्चे सुख पर केंद्रित है, जो भौतिकवादी दुनिया में नहीं बल्कि मनुष्य के स्वभाव में निहित है। आपको बता दूं कि इन दोनों ने ही 2016 में एक बुक लिखी थी, उसका नाम था द बुक ऑफ जॉय लास्टिंग हैप्पीनेस इन अ चाइल्ड वर्ल्ड। और अभी इन्होंने लिखी है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। और द लिटिल से यहाँ पे आपको याद आएगा, अभी इस साल स्टार्टिंग में जनवरी में रस्किन बॉन्ड जो लेखक है, उन्होंने एक बुक लिखी थी अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, फॉर्मूला 1 रेस बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022, इसको किसने जीता? चार्ल्स लेक्लर्क ने। चार्ल्स लेक्लर्क ये फेरारी के ड्राइवर हैं और मोनाको से है।
और अभी इन्होंने ही फार्मूला वन बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 को जीत लिया। याद रखना 2022 की ये पहली फार्मूला वन रेस है। किसने जीती? चार्ल्स लेक्लर्क ने, फेरारी के ड्राइवर है। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने। तो अभी भारत के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट के 8वें संस्करण का खिताब हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने जीत लिया है। यहाँ पे हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने केरला ब्लास्टर्स को हरा करके अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है। अच्छा, फुटबॉल की बात आती है तो एक बॉडी का आपको नाम याद आएगा, फीफा। फीफा से 2 पॉइंट याद रखना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। उसके अध्यक्ष कौन है? ज्ञानी इन्फेनिटो। याद रहेगा। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, मार्च 2022 में पाक जल डमरू मध्य में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक कौन बन गई? तो आंसर होगा जिया रॉय। तो पाक जल डमरू मध्य यानी कि पाक स्ट्रेट, पहले तो ये बताओ ये किन दो देशों के बीच में स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में है ये पाक स्ट्रेट। और अभी इस पाक स्ट्रेट, पाक जल डमरू मध्य को पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तेज युवा महिला तैराक कौन बन गई है? जिया रॉय। याद रखना ये एक पैरा स्विमर है। और कितने किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय की? 28.5 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे 10 मिनट में तय की इन्होंने। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा तमिलनाडु। कहां पे? पाक खाड़ी में ही। डुगोंग, इसी को सी काउ कहते हैं इंग्लिश में। बाकी अगर आपसे पूछें कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला तैराक कौन बनी थी? आरती शाह। और माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन बनी थी? अरुणिमा सिन्हा। और जो नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है माउंट अन्नपूर्णा, जो कि विश्व की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, माउंट अन्नपूर्णा, इसको फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? प्रियंका मोहिते। याद रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किसे फीफा विश्व कप 2022 के आधिकारिक प्रायोजक ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में नामित किया गया? तो आंसर होगा बायजूस को। तो एडिटेक कंपनी है बायजूस, जिसे फीफा वर्ल्ड कप 2022 का ऑफिशियल स्पॉन्सर बनाया गया है। आपको बताएं फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये इस साल लास्ट में होंगे कतर में। अच्छा, स्पॉन्सर से याद आएगा आपको, आईपीएल जो है 2022 और 2023 में उसका टाइटल स्पॉन्सर बन गया है टाटा ग्रुप। और वैसे 2022 के आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर कौन बना है? रुपए बना है। 2022 का जो ये आईपीएल है कौन सा संस्करण है? 15 नंबर का एडिशन है। कहाँ पे? भारत में। 10 टीमें खेली है, 2 नई टीम ऐड हुई है। कौन कौन सी? अहमदाबाद टीम और लखनऊ टीम। अहमदाबाद टीम का नाम है गुजरात टाइटंस और लखनऊ टीम का नाम है लखनऊ सुपर जायंट्स। अच्छा, फीफा की बात करते हैं। फीफा से 2 पॉइंट हमेशा बताता हूं, इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है और इसके हेड है ज्ञानी इन्फेनिटो। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा जय शाह। बने नहीं, एक्चुअली में अभी तक यही इसके अध्यक्ष हैं और इनका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। ये बीसीसीआई के सचिव भी हैं। बाकी एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर याद रखना कोलंबो श्रीलंका में है। और देबाशीष पांडा ये इरडाई के चेयरमैन बने थे। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट अभी कौन बने? टी राजा कुमार बने। बताओ इफ्को के नए चेयरमैन कौन बने? दिलीप संघानी बने थे। नाम याद रखना। बढ़ते हैं आगे। बताइए, अभी हाल ही में किसे तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा सरदार बर्डीमुखामेदोव। तो अभी तुर्कमेनिस्तान के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं ये सरदार बर्डीमुखामेदोव। और ये किनकी जगह लेंगे? अपने पिता और पूर्व राष्ट्रपति गुरबांगुली बर्डीमुखामेदोव की ये जगह लेंगे। तुर्कमेनिस्तान में जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होता है हर 7 साल में होता है। अच्छा, अपॉइंटमेंट्स की बात है तो आपको याद रखना है, अभी चिली के सबसे युवा प्रेसिडेंट कौन बने थे? गैब्रियल बोरिक। हंगरी के पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी? कैटलिन नोवाक। और साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने? युंग सुक येओल। देखो, तुर्कमेनिस्तान की हम लोगों ने बात की ना, तो उसके स्टैटिक भी याद रखो। जैसे कि उसके कैपिटल एशकबत है, करेंसी है तुर्कमेनिस्तानी मनत। और आपको बता दूं, तुर्कमेनिस्तान में आपको गेटवे टू हेल भी मिलेगा, जिसे आप नरक का दरवाजा कहते हो। और अभी ये चर्चा में भी था, न्यूज में भी था, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान इसे बंद करने की तैयारी कर रहा है। याद रखना, इस गेटवे टू हेल को ही कराकुम की चमक कहा जाता है, शाइनिंग ऑफ कराकुम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कराकुम डेजर्ट में स्थित है। तो देखो, यहां से एक और स्टैटिक प्रश्न आपका क्लियर हो गया। प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाता है कि कराकुम डेजर्ट कहां पर है, तो आपको याद होगा तुर्कमेनिस्तान में है। अच्छा, यहां से एक और अच्छा प्रश्न बनता है कि कौन सी
सेंट्रल एशियन कंट्री यानी कि मध्य एशियाई देश शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। आपको बताए टोटल जो ये मध्य एशियाई देश हैं कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इन 5 में से 4 तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, लेकिन एक नहीं है। और वो एक कौन सा नहीं है, यही प्रश्न है। तो आंसर होगा यही जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है, याद रखना। और प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए, देखो मैंने सारी 5 कंट्री आपको बताई जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, तो यहां से एक प्रश्न आपके लिए बनेगा, दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? इसका उत्तर तो आप ही लोग देंगे। साथ में आपको बता दूं, देखो किर्गिस्तान के साथ हम खंजर नाम की एक्सरसाइज करते हैं, उज्बेकिस्तान के साथ डस्ट लिक नाम की एक्सरसाइज करते हैं, और कजाकिस्तान के साथ हम काजिंद नाम की एक्सरसाइज करते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया? तो आंसर होगा जयति घोष को। तो अभी संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं कौन? एंटोनियो गुतेरेस। उन्होंने भारतीय अर्थशास्त्री जयति घोष को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में अभी शामिल कर लिया। बाकी अगर मैं आपसे पूछूं ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? अलका मित्तल। इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख कौन बने? वीएस पठानिया। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने? विनय कुमार त्रिपाठी। यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, और इसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस है। ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। चलो बताओ, मारुति सुजुकी के एमडी सीईओ कौन बने? तो आंसर होगा हिसाशी टेकुची। ये जापान से हैं और अभी इन्हें 3 साल के लिए मारुति सुजुकी का एमडी सीईओ बनाया गया है। ये किनकी स्थान लेंगे? केनिची आयुकावा का स्थान लेंगे। बाकी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट बने टी राजा कुमार। साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट बने यूंग सुक यूएल, और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने अनंत नागेश्वरन। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2021 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा रहा? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो स्विस संगठन है IQ एयर, इसने अभी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 को जारी किया है, जिसके अनुसार बांग्लादेश पिछले साल सबसे प्रदूषित देश रहा था। 2021 की रिपोर्ट है तो 2021 के ही आंकड़े होंगे। तो पिछले साल बोला मैंने कि 2021 में बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश रहा था। फर्स्ट पे बांग्लादेश था, सेकंड पे चाड था, थर्ड पे पाकिस्तान था, और भारत 5वां सबसे प्रदूषित देश रहा। जबकि राजधानियों में अगर बात करते हैं तो दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बताई गई। सेकंड नंबर पे ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका को सेकंड नंबर पे रखा गया। और भिवाड़ी जो अलवर में है, ये भारत का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया। सेकंड नंबर पे गाजियाबाद को रखा। और अगर ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो विश्व के टॉप 100 प्रदूषित शहरों में भारत के 63 शहर रहे हैं। ध्यान रखना ये डेटा भी। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, मार्च 2022 में जारी पुरुष एकल बैडमिंटन रैंकिंग में लक्ष्य सेन की रैंक क्या रही? तो आंसर होगा 9वें स्थान पे रहे वो। तो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के उप विजेता लक्ष्य सेन पहली बार पुरुष एकल बैडमिंटन वर्ल्ड रैंकिंग के टॉप 10 में पहुंच गए। इसमें वे 9वें स्थान पर हैं, और इस तरह से वे पुरुष एकल बैडमिंटन में सर्वोच्च रैंकिंग वाले, जबकि किदाम्बी श्रीकांत 12वें स्थान पर हैं और बी साई प्रणीत ये 19वें स्थान पर हैं। और आपको याद होगा इससे पहले योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब भी लक्ष्य सेन ने जीता था, और अभी जर्मन ओपन 2022 में सिल्वर जीता था लक्ष्य सेन ने। वैसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में है, याद रहेगा। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा केरल। तो कार्बन न्यूट्रल कृषि पद्धति, इसका मतलब हो गया खेती करने में कार्बन का कम से कम उत्सर्जन होना चाहिए, एमिशन होना चाहिए। मतलब जितना कार्बन उत्सर्जन होगा उतना ही कार्बन को समाप्त करने का काम भी किया जाना चाहिए। और सरकार ने इसके लिए बजट में 6 करोड़ रुपए रखे हैं। तो याद रखना वन लाइन में कि कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? आंसर होगा केरल। और यहां से आपको याद आता होगा कि भारत ने ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य रखा है, कब का? 2047 का। और बताओ भारत ने कब तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा? 2070 तक का। अभी आपको याद होगा नाबार्ड ने जीवा कार्यक्रम शुरू किया था। इसका संबंध किससे है?
सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से, पर्यावरण अनुकूल खेती से। याद रहेगा ना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, माउंटेन टेरेन बाइकिंग और बाइसिकल मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो आंसर होगा शिमला में। साई मतलब स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसके द्वारा मोटोक्रॉस एथलीट को ट्रेनिंग देने के लिए ये साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर खोला जाएगा। कहाँ पे? शिमला में। मतलब यहाँ पे भारतीय साइकिलिस्ट जो भी बाइकर्स होते हैं, जो पहाड़ी वगैरह पे साइकिल बाइक वगैरह चलाते हैं, उनको विश्व स्तर पर ट्रेनिंग सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में आपको याद होगा अभी नवा राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप हुआ था पहली बार, जिसको लद्दाख ने जीत लिया। अभी विजय हजारे ट्रॉफी को भी जीता था हिमाचल प्रदेश ने ही। और बताइए, भारत का पहला ई कैबिनेट वाला राज्य कौन सा बना था? हिमाचल प्रदेश। जबकि भारत में पहली ई लोक अदालत किस राज्य में शुरू हुई थी? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस राज्य में डोल उत्सव या डोल जात्रा त्योहार मनाया गया? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। तो अभी पश्चिम बंगाल में डोल उत्सव या डोल जात्रा त्योहार मनाया गया था। ये एक रंगों का त्योहार है जो वसंत के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। ये त्योहार भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है। ये पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो ये बंगाली कैलेंडर के अनुसार बात करोगे तो वर्ष का अंतिम त्योहार भी है। तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में वसंत का त्योहार डोल जात्रा, डोल पूर्णिमा, डोल उत्सव और बसंत उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। अच्छा, ममता बनर्जी के ऊपर एक बुक लिखी गई थी अभी, ममता बियॉन्ड 2021। आप बताओ इस बुक को किसने लिखा? जब तक हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी किस राज्य के नरसिंहपेट्टई नागस्वरम इसको जीआई टैग मिला? तो किस राज्य का? तमिलनाडु। तो नरसिंहपेट्टई नागस्वरम ये एक शास्त्रीय पवन संगीत वाद्य यंत्र है जो पारंपरिक रूप से तमिलनाडु के कुंभकोणम के पास एक गांव में बनाया जाता है और अभी इसको जीआई टैग दिया गया। देखो, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। यहीं पे आपको चमड़ा अनुसंधान केंद्र मिलेगा। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। चलो आप तो ये बता दो, एम.के. स्टालिन की अभी आत्मकथा आई है, उसका नाम क्या है? ये द्रविड़ मुनेत्र कड़कम पार्टी के हैं और यहाँ के गवर्नर हैं R.N. रवि। अभी तमिलनाडु का 38 नंबर का जिला बना था मयिलादुथुराई। और भारत का पहला संगीत संग्रहालय तमिलनाडु में है। और मीनाक्षी मंदिर ये भी आपको तमिलनाडु में मिलेगा, जबकि सबरीमाला मंदिर आपको केरल में मिलेगा। तो ध्यान रखना ये सब। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी 24 से लेकर 27 मार्च 2022 तक नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम जिसको कहते हैं विंग्स इंडिया 2022, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। यह है विंग्स इंडिया 2022। और याद रखना, ये नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में ये एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है। कहाँ पे हुआ? बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में। किसने किया? नागरिक विमानन मंत्रालय और फिक्की ने मिल करके। जिसका उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और निवेश के लिए मंच उपलब्ध कराना। अच्छा, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से आपको याद आता होगा कि सरकार ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए एक योजना चला रखी है, उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक। और इस कार्यक्रम की थीम क्या रही? इंडिया @75 न्यू होराइजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। अच्छा, हैदराबाद जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। और हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो 1948 की बात है। और अभी स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी का निर्माण हैदराबाद में ही तो किया गया है, जो कि संत रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है, स्टेच्यू है, 216 फीट ऊंची है। याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी पहली महिला अमेरिकी विदेश मंत्री का निधन हो गया। उनका नाम क्या है? मैडेलिन अल्ब्राइट। तो मैडेलिन अल्ब्राइट ये कौन थी? ये अमेरिका की पहली महिला विदेश मंत्री थी और अभी इनका निधन हो गया। इन्हें 2012 में राष्ट्रपति बराक ओबामा से स्वतंत्रता का राष्ट्र पदक भी मिला था। अच्छा, अमेरिका से याद आएगा आपको कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली अश्वेत महिला अभी कौन बनी है? तो आंसर होगा केतनजी ब्राउन जैक्सन। और याद आएगा, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? माया एंजेलो। और एक अलग हटके प्रश्न पूछूं आपसे, प्रित्जकर पुरस्कार 2022 पाने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने? तो आंसर होगा फ्रांसिस केरे बने थे। याद रहेगा। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी सरकार ने 2025 तक कितने हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर होगा 220। तो अभी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने नागरिक उड्डयन उद्योग को
भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक बताते हुए 2025 तक 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है। तो ये डेटा याद रखना, बढ़ते आगे। तो गाइज ये लीजिए, इसी वीडियो के साथ मार्च के 4th वाले वीक का पहला वाला पार्ट हम लोगों ने खत्म कर लिया है। लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन करे। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके ज़रूर जाना और शेयर भी ज़रूर कर देना इसे, अगर हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो, और सपोर्ट करना चाहते हैं तो। थैंक यू। और हाँ, इनकी क्विज बना करके अपलोड कर दी गई है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जाके प्रैक्टिस जरूर कर लेना। कुछ और करो ना करो, प्रैक्टिस अपनी बनाए रखना। PDF भी अपलोड कर दी गई है, क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।